Hello everyone. Now in this video I am going to talk about Napoleon Bonaparte and the legacy of the French Revolution. And the chapter is the French Revolution. तो नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में पावर कैसे आई, पहले हमने देखा कि किस तरीके से लुइस 16 को हटाया गया। जो गिरोंडेंस थे नेशनल असेंबली ने, उन्होंने टेक ओवर किया पावर को और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग करने के बाद फिर वार्स भी हुई रूसिया से और ऑस्ट्रिया से, और लुइस 16 को पकड़ा गया और उसको फिर एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद एक डिस्ट्रस्ट और एक डिसअपॉइंटमेंट का एटमॉस्फेयर पूरे फ्रांस में था, क्योंकि गिरोंडेंस इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को और जो पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे थे उनको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो पब्लिक ने साथ दिया जैकोबिन्स का, जिसको रॉबस्पियर लीड कर रहे थे। देन रॉबस्पियर के हाथ में पावर आई, गिरोंडेंस को हटाया गया। रॉबस्पियर का जो रूल था वो रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा क्रुएल्टीज उसने की। गुलेटाइन जो मशीन थी उसको बनवाया और उससे मोर देन 15,000 लोगों को उसने एग्जीक्यूट किया। उसके बाद फिर फ्रेंच फोर्सेस ने उसको भी हटाया और एग्जीक्यूट किया रॉबस्पियर को। देन उन्होंने एक डायरेक्टरी फॉर्म की जिनका एग्जीक्यूटिव पावर्स कुछ उनको दी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास बदलाव या जो चेंजेस थे वो इंट्रोड्यूस वो नहीं कर पाए, रिफॉर्म्स वो ज़्यादा नहीं ला पाए। और इसी बीच फिर नेपोलियन ने अपने हाथ में पावर ली, जो कि आर्मी को लीड कर रहे थे। और जो फ्रेंच फोर्सेस थी, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के जो वार एफर्ट्स थे उसकी वजह से फ्रांस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। जो इन्वेडर्स थे उनको बाहर निकाला गया। फ्रेंच बाउंड्रीज़ का धीरे धीरे एक्सपेंशन होने लगा। While France was passing through another phase of political instability on the domestic front, the Committee of Public Safety's war effort was realizing unimaginable success. जहाँ पे एक तरफ फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एटमॉस्फेयर था, वहीं जो फ्रेंच आर्मीज़ थी वो फ्रेंच आर्मी को काफ़ी सक्सेस मिल रही थी। फ्रेंच आर्मीज़ लेड बाय यंग जनरल नेपोलियन बोनापार्ट were making progress in nearly every direction. हर तरफ जो जनरल थे उस समय नेपोलियन बोनापार्ट, उनकी लीडरशिप में काफ़ी सक्सेस फ्रेंच आर्मी को मिल रही थी। नेपोलियंस forces drove through Italy and reached as far as Egypt before facing a deflating defeat. नेपोलियन की जो फोर्सेस थी वो इटली से होते हुए इजिप्ट पहुंची, फिर वहाँ पे उनको आगे डिफीट मिली। In the face of this rout and having received word of political upheaval in France, जो political instability की न्यूज़ फ्रांस के अंदर की थी वो भी पहुंच रही थी। नेपोलियन रिटर्न टू पेरिस, वो पेरिस वापस आए। ये ध्यान रखना है कि उस समय तक नेपोलियन कौन थे, जो आर्मी थी वहाँ की उसके हेड थे, जनरल थे। He arrived in time to lead a coup against the Directory in 1799. मिलिट्री coup यानी सैन्य विद्रोह किया उन्होंने डायरेक्टरी के अगेंस्ट, और 1799 में ये मिलिट्री coup उन्होंने किया और खुद को उन्होंने लीडर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर किया, स्टेपिंग अप एंड नेमिंग हिमसेल्फ फर्स्ट कॉन्सल, इफेक्टिवली द लीडर ऑफ फ्रांस। अपने आप को उन्होंने फ्रांस का लीडर डिक्लेयर किया 1799 में डायरेक्टरी को ख़त्म करने के बाद। With Napoleon at the helm, the revolution ended. France entered a 15-year period of military rule. एक तरीके से रिवोल्यूशन का ये पार्ट वहाँ पे ख़त्म हुआ, ये फेज़ ख़त्म हुआ और फिर नेपोलियन के अंडर फ्रांस का रूल चलने लगा। In 1804, 5 years के बाद नेपोलियन crowned himself Emperor of France, और 1804 में उसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. बहुत सारे रिफॉर्म्स उसने इंट्रोड्यूस करे, नेबरिंग कंट्रीज़ को कॉन्कर किया और हर जगह से जो
प्रिविलेज अनप्रिविलेज क्लासेस का डिस्टिंक्शन था वो ख़त्म किया, और जो मोनार्की थी उसको हटाने की कोशिश की, हटाया भी, और ऐसे किंगडम बना दिए, और वहाँ पे अपने जो फैमिली के मेंबर थे उनको पूरा चार्ज उस स्टेट या नेशन का दे दिया। तो फ्रेंच बाउंड्रीज़ का एक्सपेंशन किया उसने आर्मी के थ्रू, और हर जगह अपने फैमिली मेंबर को हेड बना के वहाँ पे उन्होंने बैठा दिया। ही सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उन्होंने अपने आप को एक यूरोप का मॉडर्नाइजर की तरह रिफ्लेक्ट किया, अपनी इमेज को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप दिखाया उन्होंने। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी रिफॉर्म्स विच हैड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन यूरोप। कई सारे रिफॉर्म्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। कॉमन वेट एंड मेजर सिस्टम, जर्मनी में जितने पार्ट्स थे सब जगह उन्होंने टैक्सेस का जो सिस्टम था वो यूनिफॉर्म किया। करेंसीज़ को कई तरीके की करेंसीज़ थी उसको 2 पे लेके आए। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। जो कनेक्टिविटी थी रेल और रोड के थ्रू वो अच्छा किया, नेटवर्क अच्छा किया। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे आगे बढ़ाने में फ्रांस को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करी। तो इस तरीके से ये था नेपोलियन का रोल। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी की हमने बात की, जिसको कि वार एफर्ट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली। नेपोलियन का लीडरशिप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। फिर इजिप्ट तक ये गए, वहाँ पर इनको जब डिफीट मिली, फिर ये पॉलिटिकल अपहेवल की वजह से फ्रांस में वापस आए, और उन्होंने डायरेक्टरी को हटा के 1799 में खुद को लीडर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर किया। फिर 15 इयर्स का इनका रोल रहा। 1800 मिलिट्री रूल रहा। 1804 में इन्होंने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर किया फ्रांस का। मैंने यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे उनको कॉन्कर किया इन्होंने, और वहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स को एज हेड बना के बैठा दिया। बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे और खुद को एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप रिप्रेजेंट किया। सो दिस वाज द रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नाउ वी टॉक अबाउट लेगेसी। व्हाट इज़ लेगेसी, यानी जो इसकी इम्पोर्टेंस है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, या जो इसके इफ़ेक्ट्स थे वो कहाँ तक थे और किन किन एरियाज़ में थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स खुल के बाहर आए। ऑल ओवर यूरोप ये स्प्रेड हुए। हर जगह मोनार्की के अगेंस्ट आवाज़ उठनी शुरू हुई, डेमोक्रेसी की डिमांड शुरू हुई, और लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स, इनकी बात शुरू हुई। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में, फ्रांस से शुरू हुआ और धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में ये स्प्रेड हुआ, और सेंसरशिप जैसी चीज़ें ख़त्म की गई यानी राइट टू एक्सप्रेस जैसी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। तो यूरोप से होते हुए ये एशिया तक, यानी यहाँ तक कि इंडिया तक भी ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय का नाम इसमें आता है। ये रिफॉर्मर्स थे और पब्लिक राइट्स या सिविल राइट्स की इन्होंने बात की। तो इस तरीके से ये थी लेगेसी, यानी इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, इसके जो इम्प्रेशंस थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, वो यूरोप से होते हुए कहाँ कहाँ गए और क्या क्या पॉलिटिकल और सोशल फ्रेमवर्क में कहाँ कहाँ पे चेंजेस देखने को धीरे धीरे हमको मिले। लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, इन चीज़ों, इन कॉन्सेप्ट्स को स्प्रेड करने में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। सो दैट वाज द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन।